Hello everyone, welcome to EduTap. You are watching the Abhyas 2024 रिवीजन सीरीज जहां पर हम JAIB एग्जामिनेशन के चारों कंपोनेंट्स के MCQs आपके साथ रिवाइज कर रहे हैं एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंड रिवाइज द MCQs और द क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल नंबर C ऑफ द AFM कंपोनेंट। और आज मॉड्यूल सी यानी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है, इस AFM कंपोनेंट के अंदर उससे जुड़े हुए एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, लेट मी अगेन रिमाइंड यू अबाउट दिस ब्रिलियंट कोर्स दैट EduTap हैज लॉन्च्ड फॉर द JIB एस्पिरेंट्स। इस कोर्स के अंदर आपको JIB के सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज क्विजेज, नोट्स, चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड लाइव लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं। इसके साथ आपको हर कंपोनेंट के 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, दैट इज 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की अलोंग विद देयर सॉल्यूशंस कवरेज भी अवेलेबल है। सो इफ यू वांट, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक और वहां पर जाकर आप इस कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। एक बार कोर्स को चेकआउट करिए, देखिए कि क्या आपकी नीड्स के लिए सूटेबल ये कोर्स है या नहीं है। एंड फाइनली इफ यू डिसाइड दैट यू वांट टू गो फॉर दिस कोर्स एंड यू वांट टू सब्सक्राइब दिस कोर्स, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड JAIB85। दिस कोड इज ओनली अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड जब आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 85% डिस्काउंट ऑफर होता है हमारे कोर्स प्राइस के ऊपर। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड इफ यू आर गोइंग टू बाय द कोर्स, राइट? सो नाउ लेट अस मूव अहेड एंड स्टार्ट द डिस्कशन विद द चैप्टर नंबर 1. Question number 1. The question number 1 is, which of the following statements about corporate social responsibility or CSR is not correct? कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे CSR के बारे में करेक्ट नहीं है? Companies Act specifies the companies which are required to spend money on CSR. Yes, this is absolutely right. Companies Act के अंदर लिखा हुआ है कि किन कंपनीज को CSR regulations को फॉलो करना मैंडेटरी है. So what are those conditions which if a particular company meets, then it has to meet the CSR requirements. Option number B is CSR spend is totally voluntary and there is no legal requirement to spend money on it. This is incorrect. CSR spend आपका वॉलंटरी नहीं है, ये लीगली मैंडेटरी है। CSR की जो प्रोविजन है वो आपके कंपनीज एक्ट 2013 में लिखी गई है, तो इसका मतलब वो लीगल प्रोविजन है और अगर आप उसको वायलेट करते हैं देन यू आर लायबल फॉर सम लीगल एक्शन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ओनली स्पेसिफाइड एक्टिविटीज आर एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर CSR. यस, गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कौन सी एक्टिविटी CSR के अंदर आती हैं एंड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑन CSR. ये बात बिल्कुल सही है। अपने एवरेज नेट प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years यू विल हैव टू एवरेज देम आउट और उसका कम से कम 2% आपको CSR के ऊपर खर्च करना होता है एक साल के अंदर, ठीक है? सो दैट इज इन दिस क्वेश्चन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट वुड बी द ऑप्शन नंबर बी, जहां पर लीगली मैंडेटरी जो आपका प्रोविजन है उसको वॉलंटरी बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स में क्या नहीं आता है? देखिए, बिजनेस एथिक्स में आपकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये तीनों चीजें आती हैं। फिलैंथ्रोपी is not basically a part of the business ethics because business when it is done its primary objective is profit, और वहां पर हम फिलैंथ्रोपी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। फिलैंथ्रोपी की इंपॉर्टेंस आती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस कम्स अंडर बिजनेस एथिक्स. This comes under business ethics that you the business is also responsible to the society at large. लेकिन philanthropy जो पार्ट है वो आपका social responsibility का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन it is not part of the overall business ethics. Okay. Next, question number 3. Which of the following can be considered as an agency problem in a financial management? Agency problem is a problem of conflict of interest between the agent and the principal. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि conflict of interest between the company and suppliers, the conflict of interest between the company and the customers, conflict of interest between the company and the government, and conflict of interest between the shareholders and the management of the company. So if we talk about the agent principal relationship, यहाँ पर agent principal relationship सिर्फ एक केस के अंदर जो है एप्लीकेबल है, वो है आपका शेयर होल्डर और मैनेजमेंट, बिकॉज शेयर होल्डर्स दे आर द प्रिंसिपल, दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड दे हैव द एक्चुअल अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। लेकिन ये अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट जो है वो बन जाता है आपका एजेंट और वो डिसीजंस लेता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल। एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द टू, इट विल बी नोन एज एन एजेंसी प्रॉब्लम. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? बाकी जो तीनों रिलेशनशिप दी गई हैं, कंपनी सप्लायर, कंपनी कस्टमर, कंपनी गवर्नमेंट, वहां पर ऐसी कोई एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से क्या हम इंप्लाई करते हैं? हम इंप्लाई करते हैं कि वी शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन द रिस्क दैट वी आर टेकिंग फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स एंड द रिटर्न दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. तो हम बहुत ज्यादा रिस्क लेकर बहुत हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे और बहुत कम रिस्क लेकर बहुत कम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे, ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस सही नहीं होते हैं। एक ऑप्टिमम रिस्क के साथ एक ऑप्टिमम रिटर्न आप लोग टारगेट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. कैपिटल स्ट्रक्चर इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है?
आपकी कंपनी के अंदर जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं, वो लॉन्ग टर्म फंड्स किन सोर्सेज से आए हैं, वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से पता चलता है. सो इफ आई टॉक अबाउट, इसमें एसेट्स की तो बात होगी ही नहीं, पहले यहां पर बात हो रही है लायबिलिटीज की, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की. सो प्रपोर्शन ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स, नो दिस इज नॉट योर बिजनेस कैपिटल स्ट्रक्चर. Proportion of current assets and current liabilities, no, again it is not capital structure. Proportion of long term and short term liability, yes, ये आपका capital structure होता है. जो आपकी सॉरी ये भी आपका capital structure नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बिकॉज इट इज शॉर्ट टर्म liabilities also यहाँ पर लिखा हुआ है. नेक्स्ट ऑप्शन इज proportion of debt and capital, both of them they are long term liabilities. तो long term liabilities में आपका कितना डेट है, कितना आपकी कैपिटल है, उससे हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. अकाउंटिंग रेशियो हेल्प इन व्हाट? अकाउंटिंग रेशियोज हमें इंटर फर्म कंपैरिजन करने में मदद करते हैं, एक फर्म को दूसरे फर्म से कंपेयर करने में बिल्कुल मदद करते हैं. इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी होता है, विद इन अ फर्म कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट ब्रांचेस, इट कैन बी डन बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग रेशियोज. यस. कंपैरिजन विद इंडस्ट्री नॉर्म्स, आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रेवलेंट एवरेज प्रैक्टिसेस हैं उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं अपने फर्म को. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. सो अकाउंटिंग रेशियोज आर गोइंग टू हेल्प विद ऑल द 3 केसेस. नेक्स्ट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग. डेट सर्विस कवरेज रेशियो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? याद रखिए DSCR, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ सॉल्वेंसी एंड दैट टू लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी. Right? So judging the margin of safety available before there is a default in repaying the loan, judging whether the firm has borrowings disproportionate to its net worth, or judging the capacity of the firm to service the interest on the debt, or all of the above. So basically the debt service coverage ratio, इसमें नाम से हमें पता चल रहा है कि वी आर बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या ये फर्म अपने डेट के ऊपर, जितना इसके ऊपर लोन है उसके ऊपर पूरा इंटरेस्ट सर्विस कर सकता है, इंटरेस्ट पे कर सकता है या नहीं कर सकता है. सो बेसिकली वी आर जजिंग द कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू पे द इंटरेस्ट ऑन इट्स डेट. सो दैट इज द इसमें अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी. Judging the capacity of the firm to service the interest from the debt. It is not judging the margin of safety available before there is a default in repaying the loan. वो margin of safety यहाँ पर नहीं देखी जा रही है, हम देख रहे हैं कि interest पे करने में आप कितने ज्यादा यहाँ पर comfortable हैं. So answer will be option number C, not option number A. Right? Next is question number 8. Which of the following is true? यहाँ पर कौन सी statements correct हैं? Both EPS and PE ratio vary with the stock market price of the company's share. यहाँ पर आपको EPS earnings per share और जो आपका पीई रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो, इन दोनों का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? अर्निंग्स पर शेयर, दैट इज द नेट प्रॉफिट दैट अ कंपनी हैज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इट हैज इन द मार्केट, राइट? एंड द पीई रेशियो is basically the market price of the share. Here comes into the picture upon EPS. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पीई रेशियो. सो अगर मैं यहां पर देखूं कि स्टॉक मार्केट प्राइस अगर चेंज होता है तो यहां आपका पीई रेशियो चेंज होगा बिकॉज मार्केट प्राइस इज चेंजिंग, बट ईपीएस में कोई इंपैक्ट आपका नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां आपके मार्केट प्राइस चेंज होने से ना नंबर ऑफ शेयर्स इंपैक्ट होते हैं, ना आपका प्रॉफिट यहां से इंपैक्ट हो रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए ये तो आपका इनकरेक्ट है. क्लियर? While calculating the debt equity ratio, fixed deposits from shareholders are taken as part of debt. This is also correct. Debt equity ratio is basically the long term debt that you have divided by the long term equity that you have. अब इन दोनों में जो आपको शेयर होल्डर से शेयर कैपिटल मिलती है वो तो इक्विटी में काउंट होती है, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स ने कोई डिपॉजिट्स आपके कंपनी में रखे हुए हैं और उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है पीरियोडिक, तो दैट इज पार्ट ऑफ द डेट, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल, राइट? सो ऑप्शन नंबर बी, दिस ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Next is option number C. While calculating quick ratio, all current liabilities are not taken into account. This is not correct. All current liabilities are taken into account while quick ratio calculation. We do not consider all current assets. सारे current assets consider नहीं करते, हम सिर्फ liquid assets वहां पर consider करते हैं जिनको क्विक एसेट्स भी बोला जाता है, divided by the all current liabilities. So here the option number C is incorrect statement. Option number D, debtors turnover ratio is higher if the company sells more goods on credit basis than the cash basis. No, this is again not correct. ये फर्क नहीं पड़ता कि आप क्रेडिट पे कितनी सेल करते हैं और कैश पे कितनी सेल करते हैं. आपका डेटर टर्नओवर रेशियो इस बात से इंपैक्ट होता है कि जो आप क्रेडिट पे जितनी भी सेल करते हैं उसके बिल्स की रिकवरी आप किस स्पीड से करते हैं, वो चीज आपको ऑप्शन नंबर डी से क्लियर होती है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से. क्लियर? सो हियर द करेक्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. ओनली दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू?
हायर डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ कंपनी। अगर हमारा डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो इससे मेरी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोन ज्यादा है कंपनी के ऊपर और उसका इक्विटी कम है तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की सॉल्वेंसी को इंडिकेट करता है। अ हाई करंट रेशियो इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर करंट रेशियो हाई है, करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है करंट लायबिलिटीज की फॉर्म में, तो ये एक इंडिकेटर है एफिशिएंट मैनेजमेंट का। एंड डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस एंड शुड बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पता चल रहा है कि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, वो है डेट इक्विटी रेशियो इज ऑब्वियसली इंडिकेटर ऑफ सॉल्वेंसी। अगर डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ये कोई भी रूल नहीं है। अगर आपका डेट ज्यादा है, इक्विटी कम है, तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स बहुत ज्यादा करनी पड़ रही हैं और इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं, राइट। डेट इक्विटी रेशियो अगर आपका बहुत ज्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके सॉल्वेंसी अच्छी पोजीशन में नहीं है। अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो 1 के अराउंड है, नियर अबाउट 1, तो दैट एक तरीके से दिखाता है कि हाँ आप लोग अपने डेट पेमेंट्स करने में अभी सक्षम है क्योंकि आपके पास इक्विटी कैपिटल भी बनी हुई है। हाई करंट रेशियो इज ऑलवेज एन इंडिकेटर ऑफ द एफिशिएंट मैनेजमेंट। दिस इज नॉट द केस। हाई करंट रेशियो ये दिखाता है कि आपका जो मैनेजमेंट है उसने काफी सारे फंड्स करंट एसेट्स के अंदर लॉक कर रखे हैं, एंड दिस इज नॉट अ साइन ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन इज नॉट एन एक्सपेंस। दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है। आप जो अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हो अपनी इनकम में से। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी यहां पर भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फिक्स्ड एसेट्स रेशियो। सो इट इज अ रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नेटवर्थ। फिक्स्ड एसेट्स रेशियो में हम हमारे फिक्स्ड एसेट्स को नेटवर्थ से डिवाइड कर रहे हैं। इट्स अ रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। ऑब्वियसली अगर आपको फिक्स्ड एसेट्स रेशियो का फॉर्मूला पता है तो आप यहीं पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली राइट है एंड द फर्स्ट वन इज रॉन्ग। ठीक है, यहां पर एक ही फॉर्मूला सही होगा और वो फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, वो है सेकंड फॉर्मूला। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगी एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इट इज अ रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नेटवर्थ। नेटवर्थ नहीं होती, नेटवर्थ इज बेसिकली योर ओनली लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल, नॉट द डेट कैपिटल। डेट कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेटवर्थ। तो यहाँ फिक्स्ड एसेट्स रेशियो जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ फिक्स्ड एसेट्स में तो ऊपर हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू लिखते हैं और नीचे सारे लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं, दैट इज इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी पढ़ लेते हैं। अ रेशियो ऑफ लेस देन 1 इंडिकेट्स दैट शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड फॉर क्रिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी जो बात है फिक्स्ड एसेट्स रेशियो के बारे में, दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर रेशियो मोर देन 1 है देन इट इंडिकेट्स दैट शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज हैव बीन डाइवर्टेड। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ये भी स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, an amount of rupees 40,000 for 3 years fetches a simple interest of 11% per annum. The total interest at the end of 3 years is how much rupees? So now you have to pause this video right here and solve this numerical, solve this question with your calculator, क्योंकि कैलकुलेटर्स आपको एग्जाम में भी अवेलेबल हैं। इसको सॉल्व कीजिए और फिर वीडियो को रिज्यूम करके आंसर चेकआउट करिए कि आंसर आपका क्या आने वाला है। बिकॉज यहाँ पर हमें 40,000 का प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, 3 साल का हमें टाइम पीरियड दिया गया है और 11% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया गया है। तो अगर मैं एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आई कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला PRT by 100 and I will come up with the answer as option number B, 13,200 rupees, right? So I'm not going to solve this question here because ये एक बहुत ही fairly simple calculation है. This is going to be 40 into 11% per annum into 3. If you solve this one, you can very easily get the answer, right? So this is going to be 3 into 4 is 12, 12 into 11 is 132, 132 100, that is 13,200, that is your answer, right? Next is question number 12, which of the following is not a type of annuity? एन्युटी की टाइप दो तरीके की होती हैं, एक होती है एन्युटी ड्यू और एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी. सो एन्युटी ड्यू एंड ऑर्डिनरी एन्युटी, दीज आर टू टाइप्स ऑफ एन्युटीज. द स्पेशल एन्युटी इज नॉट एन एन्युटी दैट इज कवर्ड इन आवर सिलेबस. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट? अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होता है तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? व्हेन द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग इज रिड्यूस्ड द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज मोर. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि अगर आपका कंपाउंडिंग का पीरियड कम कर दूं तो आपकी कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपकी कंपाउंडिंग जल्दी जल्दी होती है और जितनी जल्दी कंपाउंडिंग होगा इंटरेस्ट उतना ज्यादा होगा. सो अगर कंपाउंडिंग साल में एक बार होती है और एंड कंपाउंडिंग साल में 12 बार यानी हर महीने एक बार कंपाउंडिंग होती है तो ज्यादा इंटरेस्ट कहां आएगा? व्हेन यू गेट इंटरेस्ट एवरी मंथ, व्हेन द कंपाउंडिंग इज डन एवरी मंथ, ऑब्वियसली यू विल गेट मोर इंटरेस्ट. Compounding of interest means that interest is paid on principal and the accumulated interest. Yes, this is also right. If the rate of interest is same,
द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर अंडर कंपाउंड एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जब भी आप कर रहे हैं तो आपको एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following is a method of repayment of a debt? Debt को repay करने का कौन सा method हो सकता है? Equal monthly or quarterly installment plus accumulated interest. Yes, this is the first method that we have read in our syllabus. Equated monthly or quarterly installment covering both the principal and the interest. This is basically the EMI payments that we see, a very common method of repaying the loans. Next is bullet and balloon repayment, where the entire principal amount is repaid after the loan period is over and the interest is paid periodically, and in some cases the interest is also paid in lump sum after the loan period is over. So correct answer here is all of the above are options or ways to repay a debt. So correct answer is option number D. Next is question number 15. A sinking fund is created when there is a need for a specified amount of money at a specified future date. Yes, this is the purpose of a sinking fund. अगर हमें पता है कि फ्यूचर में at a specific date we will need a specific amount of money, सर्टन है कि हमें 1 लाख 2 लाख या 3 लाख कितना भी एक अमाउंट मुझे फिक्स है कि इतना पैसा मुझे चाहिए होगा इस डेट में आफ्टर दिस मेनी मंथ्स और दिस मेनी ईयर्स, देन आई कैन स्टार्ट अ फंड राइट नाउ, and in this fund I can start putting in money and invest this money into some marketable instrument in such a way that जब तक वो future date आती है, the specific date जिसमें मुझे पेमेंट करनी है, तब तक वो sinking fund का amount is equal to the money that I have to pay. So that is your sinking fund. इसको बनाने के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसको इंटरप्राइज अपनी मर्जी से बनाता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटरप्राइज सिंकिंग फंड बनाना उसके लिए मैंडेटरी है. दिस इज ऑल्सो नॉट द केस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, व्हेन देयर इज अ नीड फॉर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर एंड यू नो द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज द डेट. Next is question number 16. Which of the following statements about bonds is not correct? Bonds के बारे में क्या गलत है? Bonds are debt instruments. No, this statement is right. ये तो सही statement है. Bonds are part of the net worth of an enterprise. No, this is not correct. Because the bonds are debt instruments and debt is not considered part of the net worth. Net worth में आपकी क्या आती है? Net worth में आता है आपका equity. And in some cases your reserves, they can also be considered, but your equity basically is the part of your net worth. So correct answer जो not incorrect statement है, मुझे पहले ही दिख गया है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर incorrect होगा, लेकिन मैं सी और डी ऑप्शन भी एक बार रीड कर देता हूँ. Bond is issued for a specified period of time. Yes, bond has a term period and the bond matures at the end of the period and is redeemed at the end of the period. A bond carries a specific rate of interest जिसको हम कूपन रेट बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज व्हाट? बॉन्ड की ड्यूरेशन क्या होती है गाइस? बॉन्ड की ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है, ये आपके चैप्टर्स के अंदर डिस्कस है, विच हैज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ फॉर्मूला इफ यू वांट टू कैलकुलेट ड्यूरेशन. एंड वंस यू कैलकुलेट ड्यूरेशन यू कैन कैलकुलेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन बाय डिवाइडिंग ड्यूरेशन बाय 1 + YTM. सो ये जो आपका ड्यूरेशन है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ड्यूरेशन को करेक्टली एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है? A holding period for which interest rate risk disappears. This is the actual statement or actual definition of the bond duration. बाकी period remaining before the maturity, this is not correct. Period for which the bond has been issued, no, that is the term of the bond. And the gap between the two interest payments, again this is not the correct answer. The duration of the bond is कि bond को जब मैंने एक particular price पे purchase किया है and the market rate is fluctuating obviously, so what is the duration for which I should keep the bond so that any interest rate change in the market does not impact the return from the bond and I can break even or I can recover the cost that I have put in to purchase the bond. जितने भी प्राइस का मैंने बॉन्ड खरीदा है, उस कॉस्ट को रिकवर करने का मुझे कितना टाइम लगेगा, मुझे कितनी ड्यूरेशन के लिए बॉन्ड होल्ड करना है और उसकी कूपन पेमेंट्स को इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर, ये चीज हमारा ड्यूरेशन डिफाइन करता है. ठीक है. So correct answer is option number A. Next is question number 18. When the required value of return is equal to the coupon rate, the value of the bond will be what? तो ये थ्योरम बहुत ही सिंपल है. अगर आपका मार्केट रिटर्न या जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, when it is equal to the coupon rate, your value will be equal to the face value. Bond value will be equal to the face value of the bond. If the market rate of return is more than the coupon rate, the bond value will be less than the face value of the bond. And when the required rate of return in the market is less than the coupon rate, then the bond value will be more than the face value of the market. So अगर मैं इस थ्योरम को ध्यान से अंडरस्टैंड कर लूं तो मुझे पता चल रहा है कि अगर बॉन्ड रेट
coupon rate is equal to the required rate, obviously the value of the bond is equal to the face value or the par value of the bond. The correct answer is option number C. As you all know, the face value is par value of the bond. ठीक है. Next is question number 19. Which one of the following statements is correct? Bonds can be issued only with call option. Bonds can be issued only with put option. Bonds can be issued with both put and call option, and bonds cannot be issued विथ पुट और कॉल ऑप्शन. देखिए बॉन्ड्स को जब हम इशू करते हैं उसमें ऑप्शनैलिटी बिल्कुल हम डाल सकते हैं और हम दोनों पुट एंड कॉल ऑप्शंस जो बॉन्ड है उसके अंदर डाल सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू कैन ओनली इंट्रोड्यूस कॉल ऑप्शन और ओनली पुट ऑप्शन, बट यू कैन इंट्रोड्यूस बोथ ऑफ देम एज वेल. आप चाहे तो एक रखें, चाहे तो दोनों रखें, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. देन इज क्वेश्चन नंबर 20th. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीरो कूपन बॉन्ड्स? तो जीरो कूपन बॉन्ड्स ऑब्वियसली डू नॉट हैव a coupon rate. The coupon rate is zero, so there is no regular interest. तो ये बात तो सही है. They are issued at a discount to par value. This is what the profit for the bond holder is. क्योंकि ये जब इशू किया जाता है जीरो कूपन बॉन्ड, ये उसकी पार या जो उसकी रिडीम्शन वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे उसको हम इशू करते हैं. और ये जो डिफरेंस है, जो डिस्काउंट है, दिस इज बेसिकली द रिटर्न विच द बॉन्ड होल्डर विल गेट व्हेन ही गोज टू रिडीम द बॉन्ड. द बॉन्ड होल्डर रिसीव्स द फुल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द रिडेम्पशन डेट. यस, उसको पूरा फेस वैल्यू जो है बॉन्ड का रिसीव होता है. सो ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. व्हेन द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, इट इज नोन एज व्हाट? अगर आप फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में उसी दिन, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का और उसी दिन आप सेटलमेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेडी ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन. When it is done, the settlement takes place on the next working day. It is known as term transaction, and when it is done after 2 working days, it is known as spot transaction. Right? So it is T. It is T plus 1. It is T plus 2. Right? So here next working day पे आपकी currency transaction हो रही है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, TOM. Okay. Next, when the exchange of currencies takes place on the second working day after the date of the deal, it is known as, obviously जैसे मैंने आपको बताया, spot. ये होगी आपकी स्पॉट ट्रांजैक्शन जब आपका सेकंड वर्किंग डे पे T+2 पे आपकी करेंसी एक्सचेंज होती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट फॉरवर्ड रेट? फॉरवर्ड रेट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इन केस ऑफ डायरेक्ट रेट्स, द फॉरवर्ड रेट इज मोर देन द स्पॉट रेट, द बेस करेंसी इज एट अ प्रीमियम. अगर आपका फॉरवर्ड रेट ज्यादा दिखा रहा है और स्पॉट रेट से के कंपेरिजन में फॉरवर्ड रेट ज्यादा है और ये कोटेशन डायरेक्ट है, डायरेक्ट कोटेशन है, दैट मीन्स द बेस करेंसी इज बेसिकली द होम करेंसी, राइट? Then the base currency is at a premium. The next option is, in case of a direct rate, the forward rate is less than the spot rate, the base currency at a discount, and the forward premium or discount expressed in basis point is called forward points. तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट जो दी गई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं. अगर मैं बोलता हूँ कि फॉरवर्ड रेट ज्यादा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बेस करेंसी जो है वो प्रीमियम पे चली गई, वो महंगी हो गई है. और अगर मैं बोलता हूँ कि स्पॉट रेट जो है वो कम हो गया है, स्पॉट रेट से कम हो गया है आपका फॉरवर्ड रेट, तो इसका मतलब रेट डिक्लाइन जो है, इट सेज दैट द करेंसी हैज नाउ गॉट चीपर, इट इज एट अ डिस्काउंट, राइट? एंड द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट, ये जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसको जब हम बेसिस पॉइंट्स में दिखाते हैं तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पॉइंट्स, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिटरमिन द फॉरवर्ड पॉइंट्स? तो फॉरवर्ड पॉइंट्स डिटरमिन करने के लिए बेसिकली आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट क्या होगा. और एक्सचेंज रेट एक तो आपका सप्लाई एंड डिमांड से इन्फ्लुएंस होगा, द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द करेंसी फॉर द सेटलमेंट डेट, कि उस दिन आपका करेंसी का सप्लाई डिमांड कैसा है. मार्केट व्यू, दैट इज व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में उस करेंसी, जिस देश की करेंसी है, उस देश के मार्केट का, उस देश की इकोनॉमी का क्या सिनेरियो होगा, उसको ध्यान में रख के आप एक प्रेडिक्शन करते हैं. एंड फाइनली द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, जो कि दोनों करेंसीज, दोनों देशों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वहाँ दोनों देशों के बीच में जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका जो डिफरेंस है, उसको नलीफाई करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ द अबव, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज अफेक्टेड बाय. कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी फर्म का कैसे डिसाइड किया जाता है? इसमें हम ऑब्वियसली कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स जो हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. जैसे इंटरनली कंपनी की क्या पॉलिसी है, कंपनी के जो ओनर्स हैं या जो प्रमोटर्स हैं वो कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं कंपनी के डिसीजंस के ऊपर, और क्या वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या वो डेट बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं. एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या कहती हैं, मार्केट प्रैक्टिसेस क्या कहता है, जो आपके बैंक्स हैं वो बैंक्स आपको लोन देते वक्त किस चीज़ की डिमांड करते हैं. तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इफ वी लुक एट इट, द banking requirements, yes, they are a reason to determine your capital structure. The cost of debt, कि debt आपको कितने कॉस्ट में मिल रहा है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा आपका डिसीजन. एंड टैक्सेशन,
कि आपको गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स करती है, वो तीनों चीजें आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा कि हाउ मच डेट और हाउ मच इक्विटी कैपिटल शुड यू यूज इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर, right? So this is the halfway mark where we have discussed around half of the questions from the module C chapters. But now again, this is a reminder for all of you that if you are looking for a course where more quality questions are available, क्योंकि ये जो questions हम आपके साथ discuss कर रहे हैं, these questions are from the books. और बुक्स में जो आपके IIBF बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं, एंड ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस आर जस्ट लाइक हाफ मार्कर क्वेश्चंस व्हिच यू सी इन द एग्जामिनेशन. In the exam, you will also see multi-statement questions for 2 marks and somewhat difficult questions for 1 mark. तो ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपके पास एक ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसने एग्जाम की सारी नीड्स को मीट किया हो. और ऐसा ही कोर्स अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, वी हैव लॉन्च दिस, एंड इफ यू वांट टू लुक एट द क्वालिटी ऑफ द कोर्स, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड you will get a link where you can go and check out the quality of lectures, quality of tests that we have given in the course. And if you decide that this quality is suitable enough for you, is good enough for you, you can decide to purchase the course, and for that you have to use the code JAIIB85 to get a flat 85% discount on the same. Remember, this offer is available only for a limited period. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कोर्स लेना नहीं लेना है, तो कोई ज्यादा डिले मत करिएगा, अदरवाइज दिस कोड माइट एक्सपायर, राइट? Now comes the question number 26th. Which of the following approaches is not used for calculating the cost of equity capital? देखिए, जब हम equity capital की cost फाइंड आउट करते हैं, तो यहां पर हम बेसिक 4 अप्रोचेस की बात करते हैं. एक अप्रोच आता है CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. नेक्स्ट अप्रोच इज योर बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम अप्रोच. नेक्स्ट इज योर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच, एंड नेक्स्ट इज अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच. सो ये 4 अप्रोचेस यूज किए जाते हैं आपकी इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए. यहां पर नेट इनकम अप्रोच जो दिया गया है, ये बेसिकली आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए. ये आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या आपको कैपिटल कॉस्ट पड़ रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम अप्रोच यूज करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Next, which of the following approaches is not used for deciding the capital structure? अब यहां अगेन वही कहानी हो जाएगी. मैंने अभी आपको बताया कि ये जो CAPM अप्रोच है, the capital asset pricing model approach, this approach is used to find the cost of equity capital, right? Net income approach, net operating income approach, and traditional position, these are all used to calculate the weighted average cost of capital and therefore to decide the capital structure, कि आपका capital structure किस तरीके का होगा. इसमें जो आपका CAPM अप्रोच है, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अप्रोच है, या अर्निंग प्राइस रेशियो अप्रोच है, ये चारों अप्रोचेस आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए नहीं, इक्विटी कैपिटल के कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, सो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. Next, question number 28. Which of the following provides a tax shield? टैक्स शील्ड आपको कहां से मिलेगी? बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी कि लोन्स पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ऑब्वियसली ये टैक्स डिडक्टेबल है. फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करना है, तो ये भी टैक्स डिडक्टेबल है, क्योंकि आपको जब भी इंटरेस्ट पे करना है वो टैक्स डिडक्टेबल हो जाएगा. इंटरेस्ट ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ये भी टैक्स डिडक्टेबल है. तो करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी है. व्हेनेवर यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी काइंड ऑफ डेट यू हैव टेकन, दैट इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड दैट एक्सपेंडिचर इज ऑब्वियसली डिडक्टेबल फ्रॉम योर टैक्सेबल इनकम, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29th. Which of the following statements is correct? Correct statement बतानी है आपको. Retained earnings of a firm have no cost while arriving at the weighted average cost of capital. हम ये assume करते हैं जब हम weighted average capital cost के 3 approaches जो थे, net income, net operating income and traditional position, तो वहां पर कौन से assumptions हम लेकर चलते हैं, ये चीज हमें यहाँ पर पूछी गई है. तो ये बोल रहा है कि retained earnings जो है उनका कोई cost नहीं होता, ये हम मानकर चलते हैं जब हम WACC कैलकुलेट करते हैं. ऑप्शन नंबर बी, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जो कैपिटल की, इट रिड्यूसेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Flotation cost is usually the cost that is incurred while raising a new capital or raising a marginal capital. अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ लोन है और कुछ आपकी कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल है, और आप अब नई कैपिटल इशू करना चाहते हो, आप नए शेयर इशू करना चाहते हो, या आप एक नया डेट लेना चाहते हो, नया लोन लेना चाहते हो, तो कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. जैसे कि अगर लोन लेंगे तो उसमें कुछ आपका फीस जाएगी, कुछ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, उस लोन को सैंक्शन करवाने के लिए कुछ फीस होगा वगैरह वगैरह. तो ये जो सारे खर्चे हो रहे हैं, दिस एक्चुअली इंक्रीजेज योर WACC, द वेटेड एवरेज कॉस्ट. सिमिलरली अगर मैं शेयर्स इशू करना है मुझे, तो उसके अगेन उसके लिए मुझे कुछ एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा, मुझे अपने कमीशन अंडरराइट करने पड़ेंगे, मुझे अपने प्रोस्पेक्टस बनवाने पड़ेंगे, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग ये सब करना पड़ेगा. तो ये सब काम करने में जो खर्चा आता है, इट इंक्रीजेज द WACC, इट डज नॉट रिड्यूस द WACC, राइट? तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट जो है वो हो जानी चाहिए.
नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। यस, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका इक्विटी कैपिटल है उसकी कॉस्ट यूजुअली हायर होती है आपके डेट कैपिटल की कॉस्ट से। एंड टैक्सेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे हम टैक्सेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली यहां पता चल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, जो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टैक्स को बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। फ्लोटेशन कॉस्ट से हमारा WACC इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है। एंड रिटेन्ड अर्निंग्स उनका कॉस्ट होता है। जब हम WACC लगाते हैं तो जो अर्निंग्स हमने पास रखी हुई हैं दीज ऑल्सो हैव अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30th। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी की टाइम वैल्यू करने का मतलब है कि कौन से मेथड के अंदर डिस्काउंटिंग किया जाता है फ्यूचर कैश फ्लोज का, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देयर नो डिस्काउंटिंग टेक्स प्लेस। हियर वी टेक एवरेज कैश फ्लो और एवरेज अर्निंग डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर कहीं भी डिस्काउंटिंग का फंडा नहीं आता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, दिस इज बेसिकली अ मेथड वेयर वी डिस्काउंट द कैश फ्लोज फ्रॉम द फ्यूचर। हम उनको डिस्काउंट करके जो डिस्काउंटिंग रेट उसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो रेट फाइंड आउट करते हैं और वो रेट हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेट बन जाता है अगर वो सारी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बराबर हो जाए। सो जिस रेट से डिस्काउंट किया गया है दैट रेट बिकम्स योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट इज पेबैक पीरियड मेथड। यहां भी डिस्काउंटिंग नहीं होती। हियर वी बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड इन विच वी कैन रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड वी आर ओनली कंसर्न विद दैट, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इसके अलावा जो आपका NPV मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये भी आपका यूज होता है, ये भी आपका एक डिस्काउंटिंग मेथड है। सो दीज आर टू मेथड्स व्हिच बेसिकली टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31st। Which of the following statements is not true for an infra project? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? It has a long gestation period. ये बात बिल्कुल सही है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है। It reduces the risk for the lender as his funds get assured deployment for a long time. Now this is not correct. अगर आपका जेस्टेशन पीरियड लंबा होगा इसका मतलब रिटर्न्स आने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। एंड जितना ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब है कि रिस्क उतना ज्यादा है, बिकॉज इन द मीन वाइल इन दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एनी अनफोर्सीन चेंज कैन हैपन, right? Some interest rates they might fluctuate, some act of god might happen and your investment and your cash flows from that particular investment they might get impacted, right? So ये जितना लंबा रिटर्न मिलने में टाइम लगता है उतना रिस्क हमारा ज्यादा है। नॉर्मली द डेट इक्विटी इज हाई फॉर द इंफ्रा प्रोजेक्ट। यस, दिस इज करेक्ट। जो इंफ्रा बनाया जाता है वो लोन लेकर के कंस्ट्रक्ट करते हैं यूजुअली, और ये लोन की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो उसी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के कैश फ्लो से फाइनेंस करी जाती है। The implementation period is usually long. Yes, obviously this is again correct. So infra projects में ज्यादातर आपके डेट से फाइनेंसिंग होती है और लॉन्ग टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है रिटर्न्स को मटेरियलाइज होने में। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। Which of the following is not a source of funds for meeting the cost of purchase of fixed assets by the enterprise? हमें फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने हो तो कौन सा फंड हम यूज नहीं करते हैं एक फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए? क्रेडिट बाय द सप्लायर ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जो सप्लायर है उससे क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि वो फिक्स्ड एसेट लोन पे खरीद सकते हैं। इंटरनल एक्रूअल्स, खुद की कंपनी के इंटरनली जो फंड्स जनरेट हो रहे हैं उनको यूज कर सकते हैं। डिबेंचर्स यूज कर सकते हैं, डिबेंचर्स यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं जो इशू किए जाते हैं उस बॉन्ड्स को इशू करके हम लोन ले सकते हैं पब्लिक से, एंड वी कैन परचेज द फिक्स्ड एसेट। एंड द फाइनल वन इज द डिफर्ड पेमेंट गारंटीज। These deferred payment guarantees are basically the guarantees given by the bank. So basically the bank is financing the purchase of the fixed asset, and this is not used for funding or meeting the cost for fixed assets purchase. This DPG is basically used to meet your working capital requirements or the purchase of your current assets, not basically for fixed assets. ठीक है? Next is question number 33rd. Which of the following is a ratio indicative of the repayment capacity of a borrower for a term loan? टर्म लोन के लिए आप हमेशा DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो के तरफ देखते हैं, और ये रेशियो हमने पहले भी देख लिया है कि इट बेसिकली टेल्स अस दैट हाउ कंफर्टेबल अ कंपनी और अ फर्म विल बी टू पे द इंटरेस्ट ऑन द डेट बैक, राइट? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, DSCR. नेक्स्ट इज इफ द रीपेमेंट पीरियड ऑफ एन एग्जिस्टिंग टर्म लोन इज इंक्रीज्ड, हाउ इट विल बी इंपैक्टिंग द DSCR? अगर मेरा एग्जिस्टिंग टर्म लोन है और उसका रीपेमेंट पीरियड अब मैं बढ़ा देता हूं तो मेरा DSCR कैसे इंपैक्ट होगा? इंक्रीज हो जाएगा,
डिक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, या डेटा इज नॉट एनफ टू अराइव एट अ कंक्लूजन? देखिए हमेशा आपका डेट सर्विस कवरेज रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप हमें रिपेमेंट पीरियड को बढ़ा देते हैं तो आपको जो मार्जिन मिलता है वो अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के लिए वो मार्जिन बढ़ जाता है. सो ऑब्वियसली दिस DSCR इट विल इंक्रीज इफ वी विल इंक्रीज द पीरियड ऑफ द टर्म लोन. क्लियर? Next is EMI method of repayment is most suitable for loans to which of the following types of borrowers? EMI मेथड ऑफ रिपेमेंट में आपको एक रेगुलर पेमेंट करनी होती है, यूजुअली मंथली बेसिस के ऊपर, और ये पेमेंट हमेशा इक्वल रहती है. सो दिस इज बेसिकली सुटेबल फॉर पीपल हु हैव रेगुलर इनकम्स थ्रू आउट द ईयर. तो एग्रीकल्चरल टर्म लोन्स टू फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि फार्मर्स की जो इनकम है वो रेगुलर नहीं होती पूरे साल. उनको अपने हार्वेस्टिंग सीजन के बाद तो इनकम आती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर दे माइट नॉट गेट एनी इनकम. सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर फार्मर्स. This is suitable for salaried employees. The employees who get a regular salary, yes, it is suitable for them. It is not suitable for seasonal industries and not for farmers. So correct answer is option number B. Next is question number 36. Which of the following is not a feature of a lease? तो lease का feature क्या यहाँ पर नहीं है? One party agrees to allow use of its property by another party. Yes, this is the fundamental meaning of the lease. कि एक पार्टी का एसेट दूसरी पार्टी को यूज करने के लिए मिलता है, एंड द पार्टी विच यूजेस द एसेट इज द लेसी, एंड इट मेक्स द लीज रेंटल्स टू द ओनर, एक्चुअल ओनर ऑफ द एसेट, एंड दैट इज द लेसर. The lessee has a right to purchase the lease property. This is not a fundamental feature of the lease agreements. अगर आपके लीज एग्रीमेंट में ये क्लॉज है दैट द लेसी हैज अ राइट टू परचेज द लीज प्रॉपर्टी आफ्टर द लीज पीरियड, देन दिस लीज विल बेसिकली बी अ फाइनेंशियल लीज. ठीक है, हर लीज का ये कोई फंडामेंटल फीचर नहीं होता है. लीज एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए साइन होती है, बिल्कुल ठीक है, और लीज में रेगुलर पेमेंट जो है वो लेसी पे करता है लेसर को, ये भी उसका फंडामेंटल फीचर है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ये एक लीज का फंडामेंटल फीचर नहीं होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ वेट लीज? सो वेट लीज, माय डियर फ्रेंड्स, इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग लीज where the asset which is leased by the lessor to the lessee, this asset is actually operated or run by the lessor itself. So the leased asset is operated by the lessor. This is the fundamental feature of a wet lease. इसमें ओनरशिप का जो ट्रांसफरेंस है वो बिल्कुल होने की कोई इसमें कंडीशन नहीं लगानी पड़ती. कितने पीरियड का लीज है ये भी कोई फंडामेंटल फीचर नहीं है, एंड लीज टर्मिनेटेड हर बार करी जा सकती है, नहीं करी जा सकती, ये भी वेट लीज को डिफाइन नहीं करता है. वेट लीज बाकी लीजेस से इसीलिए अलग है क्योंकि लेसर एसेट को ऑपरेट करता है, और जो लेसी है जिसने एसेट को लीज पे लिया है वो सिर्फ उससे इनकम जनरेट करता है. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38. A lease agreement contains which of the following? It contains the lease period. Yes. It contains if the ownership will be transferred or not. Yes, it is also there. Lease rental and payment term क्या होगी वो भी उसके अंदर होता है. So answer is D, all of the above. Next is question number 39. In a lease transaction, which of the following is required to be shown on the assets side of the balance sheet of the lessee? अगर आपने लीज ट्रांजैक्शन किया है तो जो कौन सी चीज है जो आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाई जाएगी अगर आप लेसी हैं, आपने एसेट को लीज पे लिया है? द टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ द एसेट? नो, यू हैव नॉट परचेज द एसेट, यू ओनली हैव लीज्ड, टेकन द एसेट ऑन द लीज. सो आप परचेज कॉस्ट नहीं दिखाएंगे. आप टोटल ऑफ ऑल द लीज रेंटल्स पेबल नहीं, लीज रेंटल्स जो पेबल हैं दिस इज बेसिकली योर एक्सपेंस. व्हाई विल यू शो योर एक्सपेंडिचर इन योर बैलेंस शीट? वहां तो एसेट और लायबिलिटी दिखाना है, हम वहां पर दिखाते हैं राइट ऑफ यूज एसेट. हम वहां राइट ऑफ यूज एसेट दिखाते हैं, विच इज बेसिकली राइट ऑफ यूज एसेट इज द all the costs that were incurred while signing the lease agreement, that is the cost, that is the right of use on this particular asset, and that right of use asset you will show in your balance sheet. Next is question number 40th. Which of the following statements is or are correct? Accounting treatment of finance and operating lease is same in the books of lessee. This is correct. जो लेसी है उसका ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंस लीज हो, सेम तरीके से उसकी बुक्स में उसको हम ट्रीट करते हैं. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज इज डिफरेंट फॉर लेसर. यस, लेसर के लिए अगर फाइनेंस लीज है तो अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी, और अगर ऑपरेटिंग लीज है तो अलग तरीके से होगी. A lessee may elect not to apply the accounting requirements of Indian Accounting Standard 116 to leases if the underlying asset is of a very low value. Yes, अगर underlying asset बहुत low value का है या लीज बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ली गई है तो आपका जो लेसी है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 को विच इज रिलेटेड टू द लीज एग्रीमेंट उसको इग्नोर कर सकता है और एसेट्स को अपने यूजुअल एसेट की तरह अपनी बैलेंस शीट में और दिखा सकता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Next is question number 41st. Which of the following statements is correct about the assessment of working capital requirement? So RBI guidelines require that banks should adopt only turnover method of working capital assessment. Each bank is free to adopt its own method of working capital assessment.
RBI guideline permit use of only turnover method and MPBF method for assessment, और assessment of working capital is not affected by the level of operations of the borrower. देखिए जो आपकी वर्किंग कैपिटल असेसमेंट है, आरबीआई पहले इसको लेकर के काफी गाइडलाइंस देता था, इसको रेगुलेट करता था, बट नाउ डेज ईच बैंक इज फ्री टू अडॉप्ट वट एवर मेथड दे वांट टू डू वर्किंग कैपिटल असेसमेंट फॉर देयर बोरोवर्स. तो बोरोवर्स के चाहे आप टर्नओवर मेथड देखो, चाहे होल्डिंग नॉर्म्स मेथड देखो, चाहे एमपीबीएफ देखो, किसी भी तरीके से आप बैंक अपना जो भी उसको सूटेबल लगता है उस तरीके से दे कैन assess the working capital requirements of their customers or their borrowers, right? So correct answer is option number B. Next is question number 42. The difference between the total current assets and the total current liabilities of the firm is obviously total current asset minus total current liability. ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं net working capital, right? This is option number B, net working capital, not gross working capital. This is your net working capital. ठीक है. Next is question number 43. Which of the following statements is or are amongst the sources of working capital finance? Working capital finance के कौन से sources हैं? Intercorporate deposits बिल्कुल है, public deposits बिल्कुल है, factoring बिल्कुल है, all of the above therefore is the correct answer. Working capital को finance करने के लिए आप इन तीनों को use कर सकते हो. इनके अलावा you can also use your own funds, you can also use the internal accruals, you can also use the term loans taken from the banks that are working capital term loans. You can also do forfeiting. That is for the exporters who are exporting something out of the country, तो वो forfeiting का भी फायदा उठा सकते हैं. You can also issue commercial papers. You can also ask for corporate deposits, जो यहाँ पर intercorporate deposits के फॉर्म में लिखा हुआ है. So all these are different methods through which you can finance your working capital. Next is question number 44. Identify from the following the correct statement regarding funded and non-funded facilities provided by the banks. So both types of facilities involve transfer of money to the borrower. No. Only fund-based facilities, they involve transfer of money. Non-funded facilities, they don't involve transfer of money until and unless some particular condition is met. A funded facility may become a non-funded facility in due course and vice versa. This is again not correct. A non-funded facility can become a funded facility. लेकिन फंडेड फैसिलिटी नॉन फंडेड नहीं बन सकती. अगर एक फैसिलिटी नॉन फंडेड है और एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया मीट होता है तो आपका बैंक पैसे प्रोवाइड करता है, डिसबर्स करता है टू द कस्टमर और टू द बोरोवर, देन इट कैन बिकम फंडेड फैसिलिटी. बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, राइट? बोथ लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी आर नॉन फंडेड. यस, दीज आर नॉन फंडेड फैसिलिटी. और ये लेटर्स ऑफ क्रेडिट में और बैंक गारंटी में जब तक आपका वो कस्टमर डिफॉल्ट नहीं करता अपने पेमेंट के ऊपर, तब तक बैंक को फंड्स नहीं देने पड़ते. सो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी. Next is question number 45. Cash budget method of assessment is more suitable for those business enterprises which have यूनिफॉर्म लेवल ऑफ ऑपरेशंस, हाई लेवल ऑफ ऑपरेशंस, लो लेवल ऑफ ऑपरेशंस या सीजनल ऑपरेशंस. तो कैश बजट मेथड हम यूजुअली उन इंडस्ट्रीज में देखते हैं जहां पर सीजनल ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि वहां पर कैश फ्लो को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. इसीलिए हम एक्रूअल कंसेप्ट को वहां पर थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं और कैश बजट मेथड वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि आपका कैश का इनफ्लो एक पर्टिकुलर टाइम फ्लो में ज्यादा होगा, लेकिन आउटफ्लो जो है वो तो किसी दूसरे टाइम में ज्यादा हो सकता है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज द कैश बजट मेथड. Next is question number 46. A call option is a contract which gives the buyer. Call option से buyer को क्या फायदा होता है? The right but not the obligation to buy or sell specified quantity of the underlying asset, or the right but not the obligation to buy a quantity of the underlying asset, or the right or not the obligation to sell a specified quantity of the underlying asset, or the obligation to buy or sell specific quantity. देखिए ऑप्शंस में हमेशा आपको राइट मिलता है. जो भी ऑप्शन का बायर है उसको राइट मिलेगा. अगर आप कॉल ऑप्शन के बायर हैं या पुट ऑप्शन के बायर हैं, so if you are a call option buyer, you have the right but not the obligation to buy the quantity, and if you exercise this right, the seller has to sell, right? And in the put option, the seller has the right to sell the quantity or not. लेकिन अगर वो डिसाइड करता है कि क्वांटिटी को सेल करना है, the buyer must purchase it. So that is how the right, the call option and the put option, they can be purchased. जो भी इनके बायर होते हैं, the call option buyer, he gets a right to buy, and the put option buyer, he gets a right to sell, right? Next question number 47. Who is the regulator of interest rate derivatives in India? Interest rate derivatives को कौन regulate करेगा? RBI, SEBI, FMC or none of the above? The answer is RBI. The interest rates market in India is regulated by the RBI, Reserve Bank of India. Next is question number 48. Which of the following statements is or are correct about the futures contracts? Future contracts is similar to the forward contract. Future contracts are highly liquid.
और द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडेड ऑन एन एक्सचेंज और ऑल ऑफ द अबव। देखिए फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स दोनों सिमिलर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट वन इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द अदर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आपका फॉरवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये आपके दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एक अंडरलाइन क्वांटिटी को सेल या परचेज करने का एग्रीमेंट करते हैं इन द फ्यूचर, लेकिन जितने भी आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, सो दे कैन बी ट्रेडेड इन द एक्सचेंज एंड देयरफॉर दे आर वेरी लिक्विड। लेकिन जो आपके फॉरवर्ड्स होते हैं दीज फॉरवर्ड्स आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स between the two parties and therefore they are sold over the counter, therefore they are not tradable on the exchange and they are not liquid, right? So correct answer is option number D, all of the above statements are correct. Next, which of the following is not correct about swap? Swap के बारे में क्या सही नहीं है? It is a custom tailored bilateral agreement, yes this is correct. It is an OTC product, obviously अगर कोई भी tailored agreement होता है, customized agreement होता है तो वो OTC रहेगा, वो आपका exchanges पे trade नहीं हो पाएगा, ठीक है? This is also correct. Use of this product is not allowed in India and swap can be used as an asset liability management tool, this is also correct. And use of this asset is allowed in India. India में भी swaps का use allowed है, तो इसलिए answer is option number C. Next is the question number 58. Which of the following statements is not correct about the credit default swap? Credit default swap is a type of a swap जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने जो लोन दिया है वो इन केस दिस लोन गेट्स डिफॉल्टेड तो उसका स्वैप करता है वो, ताकि अगर वो लोन डिफॉल्ट हो जाता है देन ऑल्सो ही कैन सिक्योर हिज इन्वेस्टमेंट इन द लोन एंड इट इज देयरफॉर अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज. It provides protection against credit default. Under this product, the risk seller pays a premium to the buyer. तो रिस्क सेलर जो है वो एक प्रीमियम पे करेगा बायर को. तो यहाँ पर आपकी सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी यहाँ पर करेक्ट हैं. इट इज नॉट करेक्ट नहीं, यहाँ पे सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट की बात हो रही है. तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट CDS. सो इट इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रेडिट डिफॉल्ट एंड अंडर दिस प्रोडक्ट द रिस्क सेलर विल पे अ प्रीमियम टू द बायर, राइट? So therefore, my friends, this is the conclusion of the entire 50 MCQs from the chapters of the module number C of the FM component, and I hope you enjoyed this particular video. If you did so, please do not forget to subscribe our YouTube channel. And again, the final reminder for the JAIIB 85 coupon code, which is applicable over the courses that we are offering right now, and this code is available only for a limited period of time. Do not miss out on this opportunity. If you want to go for a course for JIIB examination, please go out and check the course, and the link is available in the description box. और इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं. आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए. सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.